लॉलर्स आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आर्टिकल 199। और आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, राइट, इसके बारे में डिटेल में आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज नंबर 1 हमें कहता है आर्टिकल 199, जस्ट अ सेकेंड, आर्टिकल 199 क्लोज नंबर 1 हमें कहता है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल। एक बिल को मनी बिल बोला जाएगा इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स नेमली। एक बिल को मनी बिल तब बोला जाएगा, कहने का मतलब ये है मनी बिल तब बोला जाएगा जब ये नीचे नीचे वाले जो भी बताए गए हैं वो प्रोविजंस उसमें मैटर्स से डील कर रहा हो, करेक्ट। तो फर्स्ट हमारे पास ए क्या है, द इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स से अगर कोई भी कुछ भी कर रहा हो, डील कर रहा हो, तो क्या होगा, वो मनी बिल होगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी है तो वो क्या होगा, मनी बिल होगा। Now, B is the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the state or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be taken by the state। मतलब जो भी फाइनेंशियली अगर कोई कुछ केस होगा तो वो क्या होगा, मनी बिल होगा। इतनी सी बात समझ आ गई। देन नेक्स्ट क्या है, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, द पेमेंट्स ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम सच फंड्स, है ना। मतलब मान लो कोई फंड की बात हो रही है तो क्या होगा, किस क्या मनी बिल होगा। नाउ नेक्स्ट इज डी, क्या कहता है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की अगर बात होगी तो वो मनी बिल होगा। देन डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, वो भी क्या होगा, मनी बिल के अंडर ही आएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द consolidated fund of state or the public account of the state or the custody or issue of such money, है ना। जो भी consolidated money की अगर रिसिप्ट आ रही है, राइट, तो वो भी क्या होगा, मनी बिल होगा। इतनी बात पता है, जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा दैट इज मनी बिल। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर ऐसा कोई मैटर है जो क्या है स्टेट किया गया, कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया, सब सेक्शन अभी जो हमने पढ़ा था मनी सब सेक्शंस, जो भी सब क्लॉसेस हमने पढ़े हैं ए टू एफ में, तो वो सारे क्या होंगे, मनी बिल्स होंगे। इतनी सी बात है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें सब सेक्शन 2 क्या कहता है, अ बिल शैल नॉट टू बी मनी बिल। अब यहाँ पे नेगेटिव डेफिनेशन है, सो लेट्स सी कि नॉट मनी बिल में क्या आएगा, नॉट मनी बिल। अब नॉट मनी बिल में सबसे पहले क्या आएगा, a bill shall not be deemed to be a money bill by reason only that it provides for the imposition of fines or any in other pecuniary penalties or for the demand or payment of fees for licenses or fees for services tendered or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local body और एनी लोकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फाइन है, टैक्स है ना, पेनल्टीज है, सॉरी पेनल्टीज है, और जो भी लोकल बॉडी अगर देख रहा है, लोकल बॉडी देख रहा है लोकल पर्पसेस के लिए, तो उससे क्या है, मनी बिल नहीं बोलोगे, लोकल पर्पसेस के लिए। क्या समझ आया। नाउ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि वो मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लेजिस्लेचर ऑफ लेजिस्लेचर में, राइट, तब उसका लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट जिसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर कोई बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो मनी बिल है या नहीं है, तब ये डिसीजन किसका होगा, ये फाइनल डिसीजन कौन करेंगे जी, स्पीकर साहब करेंगे। कौन करेंगे जी, स्पीकर साहब करेंगे। कहाँ के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, फाइनल होगा। नाउ क्लोज सबसेक्शन 4 क्या कहता है, देयर शैल बी इंडोर्स्ड on every money bill that when it is transmitted to legislative council under article 198, ये हमने पढ़ा था, है ना।
and when it is presented to the governor from the assent of article 200 जो अब हम पढ़ने वाले हैं, the certificate of the speaker of the legislative assembly signed by him that it is money bill. अगर कोई मनी बिल है तो उसका क्या है, सिग्नेचर होनी चाहिए किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की आर्टिकल 198 के अंडर और गवर्नर की आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। समझ आ रही है किसी बात? नाउ नेक्स्ट एसेंट, अब हम देख रहे हैं हमारा आर्टिकल नंबर 200, आर्टिकल 200 अब बिल्कुल बीचों बीच आ चुके हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। अभी पेशेंस और बना के रखना है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कंप्लीट करना है, राइट। एसेंस ऑफ बिल्स की अगर बात करें तो एक बिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली अगर पास करती है ऑफ अ स्टेट, और या फिर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसके पास है वो पास करते हैं बोथ हाउसेस से, तब क्या होता है, तब जाके क्या है वो गवर्नर के पास जाता है और गवर्नर ये डिक्लेयर करता है कि अपनी असेंट उसकी है कि नहीं। बेयर एक्ट में आपने देखा होगा सबसे पहले प्रेसिडेंट्स असेंट लिखा होता है, राइट। तो प्रेसिडेंट्स असेंट का मतलब क्या होता है कि उसने कंसेंट दे दी, हाँ बोल दिया कि नहीं बोला, राइट। कंसेंट दी है कि नहीं दी, वो बात है। अब अगर वो कंसेंट दे लेता है और तो ठीक है, नहीं तो अगर वो कंसेंट को एसेंट को क्या कर देता है, विद होल्ड कर देता है और रिजर्व कर लेता है अपने बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, और प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करने के लिए, तो वो अलग बात। Now, provided that अगर the governor may as soon as possible after the presentation to him of the bill for assent return the bill if it is not a money bill, अगर वो money bill नहीं है तो क्या है, together with the message requiring the house or houses will reconsider the bill, और क्या है, जो मान लो गवर्नर है उसे बिल पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर रहा है, तो वो हाउसेस को रिकंसिडर करने के लिए बोलेगा, बिल को रिकंसिडर करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफाइड प्रोविजंस लाने के लिए अगर वो विल कंसीडर द डिजायबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी अमेंडमेंट, अगर कोई अमेंडमेंट अगर वो चाहता है और रिकमेंड कर सकता है मैसेज के साथ, और बिल क्या है, रिटर्न कर सकता है, क्या कर सकता है, बिल को रिटर्न कर सकता है। नाउ हाउस या हाउसेस क्या है, वो रिकंसीडर करेंगे बिल को, और बिल अगर पास कर दिया जाएगा हाउस या हाउसेस से विद या फिर विदाउट अमेंडमेंट, तो ऐसा क्या है, वो गवर्नर की असेंट के साथ क्या है, प्रेजेंट कर दिया जाएगा, और गवर्नर क्या है, विदाउट shall not withdraw assent without, है ना, बिना क्या है, गवर्नर असेंट के विदहोल्ड नहीं कर सकते। नाउ इसके साथ साथ क्या है, गवर्नर क्या है, गवर्नर shall not assent to but always reserve for the consideration with president, तो वो क्या है, असेंट अगर नहीं देना चाहता है तो लेकिन कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करने में, सलाह लेने के लिए क्या है, उसे रिजर्व कर सकता है, और जो भी ओपिनियन ऑफ गवर्नर के अंडर आती है, और इफ इट बिकम्स लॉ, अगर वो लॉ बन जाता है तो सो डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की जो भी पावर्स है उसके हिसाब से, और इंडिविजुअल द पोजीशन विच दैट कोर्ट इज टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू फिल, तो ये क्या है, कोर्ट एज अ कोर्ट तक मैटर पहुंच जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 क्या बताता है कि रिजर्वेशन बिल्स रिजर्वेशन फॉर कंसिडरेशन, अगर कोई बिल क्या है कंसिडरेशन में गया है तो क्या होगा। तो मेनली आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन हमें क्या है ओवरव्यू देखना है। तो when a bill is reserved by a governor for the consideration of the president shall declare either that he consents to the bill or that he withdraws assent from. Provided that where the bill is not a money bill, the president may direct the governor to return the bill to the house. तो यहाँ पे अगर मनी बिल नहीं है, नॉट अ मनी बिल, तो क्या है, गवर्नर क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा हाउस को। अगर है ना, in case the house of the legislature of the state together with such a message as mentioned in the first proviso of आर्टिकल 200 में जैसे बताया गया है फर्स्ट प्रोविजन में, उसी हिसाब से अगर बिल को अगर बिल रिटर्न हो चुका है और विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट अगर मैसेज ये रिकंसिडर करते हैं और दोबारा पास करते हैं हाउस से, और विदाउट अमेंडमेंट, तो क्या है, वो प्रेसिडेंट के सामने क्या है, दोबारा लाया जाएगा कंसिडरेशन के लिए। इट्स क्लियर। नाउ आगे क्या है, किस तरीके से
फाइनेंशियल मैटर्स में क्या है प्रोसीजर चलेगा। फाइनेंशियल मैटर्स में किस तरीके से प्रोविजन चलेगा, लेट्स सी। तो आर्टिकल हमारे पास क्या है, एनुअल 102 में क्या है, एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। टू का याद रखना, यहाँ भी बराबर करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को क्या है बराबर करना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होती है एक तरह से। नाउ इसमें क्या है, क्या बताया जाएगा कि क्लॉज 1 बता रहा है, द गवर्नर शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर cause to be laid before the house or houses of the legislature of the state or statement the estimated receipts and estimated expenditure बताना पड़ेगा स्टेट का। उससे क्या बोलोगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा, जो एस्टिमेट्स किए जाएंगे एक्सपेंडिचर के। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाएगा, अलग से शो किया जाएगा, और जो सम्स वगैरह है वो एक्सपेंडिचर को देने के लिए क्या है रिक्वायर्ड होंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या है लिए जाएंगे स्टेट के। अब जो स्टेट में जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह होते हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, और रेवेन्यू में सच डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेरिमेंट ऑन द रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, और जो बाकी बच जाता है वो रेवेन्यू अकाउंट में चला जाता है। नाउ क्लोज 3 क्या बताएगा कि अगर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जा सकता है, वो कौन से हैं, तो द अम्यूलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर, और उसकी एक्सपेंडिचर गवर्नर के जो भी एक्सपेंडिचर है, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के जो भी एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, एंड केस में अगर कोई चेयरमैन है डिप्टी चेयरमैन है तो वो उनके एक्सपेंडिचर हो गए। स्टेट के डेप्ट चार्जेस जो है वो यहीं से लिए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। जो भी एक्सपेंडिचर है सैलरीज या अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट तो वो भी लिया जाएगा। एंड इसके साथ साथ जो भी जजमेंट से सेटिस्फाई करते हैं, डिक्री अवार्ड जो भी कोर्ट से है ना, आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल है, तो ये सब चीजें लिए जाएंगे। और एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिक्लेयर किए जाएंगे वो, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ को चार्ज किए जाएंगे वो सब चीज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 203 आर्टिकल क्या बताता है, प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर इन विद रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेट्स, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम ऑलरेडी सेइंग इट बट वी हैव टू कवर इट। So much of the estimates as relates to expenditure charged on the consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of legislative assembly, तो वो सबमिट नहीं करना है हमें लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट कोई भी नहीं कर रहा है, ये चीज मना नहीं कर रहा कि आप डिस्कशन नहीं कर सकते उन एस्टिमेट्स पे। करेक्ट। क्लोज टू हमें बताता है कि किस तरीके से सेट एस्टिमेट्स को क्या है अदर एस्टिमेट्स से दिखा जाता है एक्सपेंडिचर के, और डिमांड जो है वो ग्रांट्स किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है पावर टू असेंट देती है, और रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना। जैसे मम्मी पापा से हम क्या है पेरेंट्स से मांगते हैं पैसा दे दो पैसा, तो वही चीज क्या है मांग तो सकते हैं, और यस और नो करना क्या है इनके हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में होता है। करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या है बता सकते हैं कि ऐसी डिमांड को मान लो, या फिर ऐसे बोलते हैं कि भाई कम करो, 1000 रुपए मांग रहे हो, 1000 थोड़ा ना होता है, 500 ले लो चलो, है ना। तो वो चीज क्या है नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। नाउ अगर कोई डिमांड, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शेल बी मेड, ऐसी कोई डिमांड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। क्लियर। आगे है हमारे पास अप्रोप्रिएशन बिल्स। अप्रोप्रिएशन बिल्स क्या होती है, लेट्स सी। आर्टिकल 204 पे हम आ चुके हैं अप्रोप्रिएशन बिल को पढ़ते हुए। आर्टिकल 204 हमें बताता है कि क्लोज 1, as soon as may be after the grants under article 203 have been made by the assembly, there shall be introduced a bill to provide the appropriations out of the consolidated fund of the state by all money required to meet the grants, जो भी ग्रांट्स दिए जाते हैं, एक्सपेंडिचर जो भी चार्ज किया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, है ना, जो भी स्टेटमेंट वगैरह से दिया उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। राइट। अब इसमें क्या है, कोई अगर अमेंडमेंट है, नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोज्ड ऑन एनी बिल, अगर कोई भी बिल है उसमें अमेंडमेंट नहीं डाला जाएगा, नहीं प्रपोज किया जाएगा किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में,
हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में, और अगर कोई वेरी होता है अमाउंट का या फिर ऑल्टरनेशन वगैरह होता है तो वो एक्सपेंडिचर को एडजस्ट कर दिया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, और ये डिसीजन जो है अमेंडमेंट के साथ लिया जाएगा, इनएडमिसिबल होगा एंड द क्लोज शेल बी फाइनल। क्लियर। नाउ क्लोज 3 क्या कहता है कि जो भी हमारे आर्टिकल नंबर 205 होगा, 206 होगा, नो मनी शेल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी मनी नहीं लिया जाएगा 205 और 206 के अंडर आर्टिकल। एक्सेप्शंस क्या है कि जो भी बाय लॉ अगर अकॉर्डेंस में ऐसी आर्टिकल के प्रोविजंस डाल दिए जाते हैं। नाउ आर्टिकल 205 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स किस तरीके से है ना, तो किस तरीके से कर सकते हैं, गवर्नर बता सकता है पर्टिकुलर सर्विस अगर जो भी इस फाइनेंशियल ईयर्स के हैं सब इनसफिशिएंट अगर है तो एक्सेस ग्रांट ले सकते हैं, एडिशनल ग्रांट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड था तो उस टाइम क्या है एडिशनल ग्रांट्स वगैरह लेना दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज ज्यादा योर एग्जाम बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन आई गेस just pause the video and read it. Okay, so I'm moving to the article 206. Article 206 में कहता है कि votes on accounts, votes of credits and exceptional grants किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। Clause 1 कहता है कि notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the legislative assembly of a state have power। क्या power है legislative assembly of state के पास कि वो क्या है ग्रांट ले सकती है एडवांस में, अगर वो एस्टिमेटेड असेंबलीज का ले लिया फाइनेंशियल ईयर का पार्ट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी, तो वहां पे आर्टिकल 203 बताएगा कि किस तरीके से ग्रांट है, किस तरीके से लॉ पासिंग हो रहा है, और प्रोविजंस जो है वो आर्टिकल 204 में दिए गए हैं एक्सपेंडिचर्स के रिलेशन में। नाउ टू मेक ग्रांट फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड, अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, स्टेट के रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा, मैग्नीट्यूड देखा जाएगा, डेफिनेट स्ट्रक्चर देखा जाएगा उस सर्विस का, और डिमांड क्या है कैन नॉट बी स्टेटेड विद द डिटेल्स ऑफ ऑरिजिनली गिवन, जो पहले ही दे दी गई है ऑर्डिनरी आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपली बताती हूँ, पेरेंट्स को आपने बोल दिया कि मुझे बुक्स के लिए पैसा चाहिए, बुक्स के लिए बोल रहे हो, अब बार में अगर आपको एडिशनल कुछ और खर्चा है लेकिन आप फिर से बुक्स का बहाना नहीं लगा सकते, वही बात है यहाँ पे, ये क्या है आपको बार बार वही सेम चीज जो आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो खर्चा दिखा दिया आपने, वो दोबारा आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बार दिखा दिया दूसरी बार नहीं दिखा सकते, वही बात बता रहे हैं। अब इसमें क्या है एक्सेप्शनल ग्रांट्स जो है वो क्या है करंट पार्ट ऑफ सर्विस फाइनेंशियल ईयर में एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या है दिए जा सकते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि किस तरीके से वो ऑथराइज करेगा लॉ को विड्रॉल ऑफ मनीज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ जो भी पर्पस सेट पर्पस की ग्रांट्स जो दिए गए हैं। नाउ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 203 एंड 204 क्या बताता है कि किस तरीके से विद रिलेशन टू ग्रांट जो है वो किया जाएगा काम। तो क्लोज नंबर 1 हमें बताता है कि अगर ऐसा कोई लॉ है जो अंडर दैट क्लोज बनाया गया है और उसमें क्या है effect in relation to the making of any grant with regard to the any expenditure making the, अगर कोई एक्सपेंडिचर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो उसके हिसाब से ग्रांट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो आपका आर्टिकल 203 204 में दिया गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो जो एक्सपेंडिचर है वो निकाला जाएगा, इतनी सी बात है। नाउ फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड क्या स्पेशल प्रोविजन है, ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल 207 हमें यह बताता है कि किस तरीके से 7 जन्मों तक आपको क्या है पैसा कमाना ही पड़ेगा, दोनों हाथों से पैसा कमाना भी पड़ेगा और दोनों हाथों से पैसा उड़ाना भी पड़ेगा, वही बात। तो क्लोज नंबर 1 क्या कहता है कि अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग provision for any of the matters specified in subsection A to F or clause 1 of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of गवर्नर। गवर्नर की रिकमेंडेशन हमें क्या है बहुत जरूरी होती है। नाउ इसके साथ साथ क्या है कि बिल जो है वो प्रोविजन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है और शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है, इंट्रोड्यूस करना वो जरूरी नहीं होता है कि कोई भी रिकमेंडेशन अगर इस क्लॉज के अंडर बनती है तो मूविंग ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एंड रिडक्शन इन द ऑफ टैक्स वगैरह के अंडर बनती है। नाउ क्लोज टू क्या बताता है कि अगर कोई बिल में अमेंडमेंट लाना है ना, shall not be deemed to make any provision of any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines। अगर फाइन वगैरह है तो वो चीज को देखना पड़ेगा, राइट, मैंने पहले बता दिया है। तो यहाँ पे उसे क्या है, इस प्रोविजन के अंडर नहीं आएगा, फाइन्स वगैरह मैंने बता दिया, दीज आर नॉट मनी बिल, राइट। तो ये चीज आपको पता लगेगा, ये मैंने पहले ऑलरेडी लोकल वगैरह ये सब चीज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, इसी वीडियो में बताया। नाउ आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ। अब इसमें क्या है, क्लॉज नंबर 3 हमें बताता है कि अगर बिल वगैरह है इनेक्ट किया गया है, ऑपरेशन में लाया गया है और एक्सपेंडिचर लिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, तो वो क्या है, स्टेट से पास नहीं होगा अगर अनलेस गवर्नर उस पर क्या है रिकमेंडेशन नहीं कंसीडर करता है, उस पे गवर्नर के जी साइन होने जरूरी है। नाउ प्रोसीजर जनरली क्या रहता है, रूल्स फॉर प्रोसीजर क्या रहता है, ऑब्वियसली वेरी सिंपल। आर्टिकल नंबर 208 क्या कहता है कि अगर एक हाउस है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में और वो क्या है रूल्स बनाता है रेगुलेशन से रिलेटेड और प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और उसके प्रोसीजर से रिलेटेड, कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, तो ये रूल्स जो है वो क्लॉज नंबर 1 के अंडर आएंगे। और ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो इमीडिएटली क्या है, क्या है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाएंगे और प्रोविजन जो है वो क्या करेगा, इसके जो भी इफेक्ट में आके उसका मॉडिफिकेशंस करके एडेप्टेशन करके क्या है स्पीकर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या है देखना पड़ेगा और चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ इसके साथ साथ क्या है, स्टेट जिसमें क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल हो और गवर्नर वगैरह हो, वो कंसिडरेशन के साथ स्पीकर के बाद क्या कर सकते हैं या फिर चेयरमैन के बाद क्या करेंगे, कुछ प्रोसीजर को ध्यान में रख के और कम्युनिकेशन करके अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ हमें कुछ और रेगुलेशंस बाय आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल नंबर 209 कहता है रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट in relation to financial businesses. Let me check recording is going on or not. So इसमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से टाइमली कंपल्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से फाइनेंशियल बिजनेस वगैरह चले जाएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा आएगा। और आर्टिकल 208 में भी यही बताया गया है। वी नो पैसे की बात है तो हमें आर्टिकल 200 ऑनवर्ड्स जाना है। नाउ वी नो इट। और किस तरीके से, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 210, इसमें बताया गया है कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ लेजिस्लेचर क्या होगा, है ना, लैंग्वेज क्या होगा। तो लेट्स सी कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द पार्ट 17, पार्ट नंबर 17, ठीक है, पार्ट नंबर 17, बट द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348, ये जो बिजनेस होगा लेजिस्लेटिव तो या तो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा, करेक्ट। इसमें क्या है, जो भी हमारे स्पीकर है, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ये सब जो चीजें हैं वो पर्सन अगर उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। लोकल लैंग्वेज में तो उसका क्या है, ट्रांसलेशन मदर टंग भी का ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा। अनलेस अगर कोई इश्यू नहीं है और 15 इयर्स तक क्या है इंग्लिश को भी डाला जाएगा, उसके बाद कैसे डाल दिया जाएगा, लेकिन अब नहीं हटाया जा सकता इसको, राइट, बिकॉज वी आर इंडियन बाय ब्लड बट वी आर इंग्लिश बाय आर, है ना, वॉकिंग। सो यहाँ पे क्या है, जो लेजिस्लेचर्स हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है, मणिपुर के, मलयालम के, ये तो इसमें क्या है, ये जो चीज है वो 25 इयर्स तक रहेगी, 15 इयर्स तक नहीं। क्यों 25 इयर्स तक, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रिटिश का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, इम्पैक्ट पड़ा था तो एरिया पे पहले पड़ा था।
नाउ अगर अरुणाचल, गोवा और मिजोरम की बात की जाती है तो ये क्लोज भी क्या है इफेक्ट में रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा, लेट्स सी। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। तो ये 15 इयर्स के लिए नहीं, 40 इयर्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि गोवा, लेट मी टेल यू कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम हमें याद रखना है। यहाँ पे कितना साल तक रहेगा इंग्लिश को मान्यता दी जाएगी, 40 इयर्स तक। इसके अलावा हम हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की बात करेंगे तो ये क्लोज क्या है, 25 इयर्स तक वैलिड रहेगा। तो ये ध्यान रखना है ना। ये चीज एक्सपायरेशन ऑफ इंग्लिश का कितना रहेगा, तो वो चीज हमें देख लिया है। क्लियर। नाउ किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेचर, किस तरीके से क्या क्या रोक है। अब हमारे पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। सो लेट्स सी। Restriction on discussion in the legislature. No discussion shall be taken in the legislature of a state with respect to any conduct of decision. जज सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई जज के थ्रू है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी क्या है डिस्कशन नहीं होगी। हाई कोर्ट के भी इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, वो जो काम कर रहा है उसकी डिस्चार्ज के थ्रू, राइट। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल आज का लास्ट वन, दैट इज 212 आर्टिकल है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीजर प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब इसमें क्या है, कोर्ट कहता है लेजिस्लेचर को, तो भाई तुम मेरे में दखलंदाजी मत करो, मैं तुम में दखलंदाजी नहीं करूंगा। क्लियर, इतनी सी बात है। और ये हमें आर्टिकल 101 एंड 112 बताता है, 111 एंड 112 बताता है। क्लियर। अब इसमें क्या है, the validity of any proceedings in the legislature of a state shall not be called in question on the ground of any alleged or irregularity of procedure। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड क्लोज नंबर 2 क्या कहता है कि नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इन whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or for conducting of business or for maintaining order in the legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise power exercised by him। तो वही बात है कि कोई भी ऑफिसर वगैरह है तो उससे भी क्या है, इन द क्या है, स्टेट असेंबली में जो कुछ कर रहा है तो वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो भी प्रोसीडिंग्स है तो उसके बिहाफ पे वो कोई जुरिस्डिक्शन कोर्ट में उसके खिलाफ नहीं चलेगा। करेक्ट। नाउ आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के बारे में हम बहुत डीपली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में। आधा कॉन्स्टिट्यूशन हमने कवर कर लिया है, आधा हम मिलके करेंगे। सो वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का, आई होप जल्दी ही आ जाएगा, है ना। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।